डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए ये चीजें की, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये बताया होगा कि आईएएस बनने के लिए उन्होंने क्या ऐसी गलतियां की जिस वजह से चीजें उनकी कुछ कई बार रिजल्ट पॉजिटिव नहीं भी रहे, है ना। तो हम लोग आज उन 10 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आईएएस अभ्यर्थी लगातार करते हैं, तो असफलता की तरफ बढ़ते हैं। और साथ में उन गलतियों से हमें क्या सीखने की जरूरत है ताकि हम अपनी तैयारी में अगर वो गलतियां कर रहे हैं, बहुत ध्यान से हर एक गलती को समझेंगे भाई आप। ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं, कई बार सुनने में आपको बहुत छोटी भी लगेगी, बट कई बार ऐसा होता है आप उनको नजरअंदाज कर देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, जो उसका नतीजा होता है, वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है ना। विनाशकारी मतलब असफलता से बढ़कर विनाशकारी क्या होगा। अगर आप किसी चीज के लिए बैठे हैं, है ना, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो ये वही गलतियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर गलत डायरेक्शन में लेकर जाती हैं, आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देती हैं। जो आपका बड़ा सपना है लबासना तक जाने का, उस सपने को कहीं ना कहीं पर पूरा होने में ये समस्या उत्पन्न करती हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, इन गलतियों को सिर्फ यहाँ से सीखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं देख लेना कि ये गलतियां लोग करते रहे हैं या हम करते हैं नहीं करते हैं। आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान भी रखना है कि इन गलतियों को आप अपनी तैयारी में इस तरह से इम्प्लीमेंट करें, इस तरह से देखें कि अगर क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको सुधार करने की जरूरत है। और साथ में इस चीज को लेकर बहुत अवेयर भी रहना है आप लोगों को कि आने वाले टाइम में अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इन गलतियों से, इन सावधानियों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली गलती आप लोगों को क्या लगता है कि यूपीएससी में क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप किसी युद्ध में जाते हैं ना, किसी लड़ाई में जाते हैं, तो बोला ये जाता है कि अपना जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतिस्पर्धी है, उसको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, है ना। बोला गया है, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, ये बताया गया है कि जब हम अपने प्रतिद्वंदी के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं ना, तो आधी तो हमारी जीत तभी सुनिश्चित हो जाती है। हमारा प्रतिद्वंदी यूपीएससी है ना। यूपीएससी, आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी को समझ लिया है। वैसे तो यूपीएससी को समझना पॉसिबल नहीं है, मैं बात ये कह रहा हूं कि किस तरह की यूपीएससी का लेवल है, इस बात को बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं। यूपीएससी उन बॉडी से, उन निकायों से अलग है जो बाकी एग्जाम करवाती हैं। अब ऐसा ही है कि वो जो निकाय हैं, या एसएससी हो या बाकी एग्जाम हो, जैसे यूजीसी वगैरह कंडक्ट कराते हैं या एनटीए हो, उनको लेकर मैं कम नहीं आंक रहा हूं। मेरा मैं कहने का मतलब ये है, आईएएस का एग्जाम आपको पता है भारत में सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना, सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, सबसे लंबा प्रोसेस है इसका। और दूसरा एक चीज ये समझिए, बहुत बड़ी जो भर्ती होती है, डायरेक्ट जो भर्ती होती है, उसमें सबसे बड़ी पोजीशन आपको आईएएस के एग्जाम के माध्यम से मिलती है। तो जब एग्जाम इतना बड़ा है, इतना टफ प्रोसेस है, तो उसको कराने वाला निकाय तो कहीं ना कहीं पर बहुत श्रेष्ठ होगा ना। और ये श्रेष्ठता बनाकर अभी तक यूपीएससी ने 70 से 75 सालों में लगातार रखी है। तो ये संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है, एक तो ये देखो कि ये संस्था जब इतना बड़ा एग्जाम करवा रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसने पेपर ऐसे ही बना लिया होगा या इसने इस किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया होगा। एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत सारे इस पर क्वेश्चन भी क्रिएट कर देते हैं, कई बार हिंदी माध्यम के बच्चे की जो इवेल्युएशन है उसमें शायद कहीं ना कहीं पर कमियां रहती हैं। ये सब चीजें होती हैं, मन में आपके रहती हैं। बट एक चीज सोचो, ये संस्था इतनी बड़ी संस्था है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है, संवैधानिक निकाय है, और इसके जो सदस्य हैं उनको संविधान की तरफ से सुरक्षा दी गई है। इनका जो वेतन है संचित निधि पर भारित है, इनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करना है। इसलिए संविधान ने इनसे ये अपेक्षा की है कि आपको बिना किसी डर से बिल्कुल सुरक्षित फॉर्म में आपको जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये संस्था सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस का कराती है, बाकी बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट करती है ये, बट लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है यूपीएससी का वो आईएएस के एग्जाम पर रहता है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई संस्था है, पहले तो उस संस्था को समझो आप, ठीक है। जब उसको समझ लोगे ना कि वो सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है, तो वो किसी एक बहुत अच्छे प्रोसेस को फॉलो करती है। सारे साल में आपको इनको करना क्या है, आप सोच के देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन तैयार करना है, यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन तैयार कर रहा है, उसको इवेल्युएट करना है ना।
तो जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है यूपीएससी में, उसको उसकी बारीक कितनी बारीक नजर रहती होगी सारे साल के न्यूज़पेपर पर, सारे साल की समसामयिक की घटनाओं पर। स्टैटिक पोर्शन में अगर कोई चीजें हो रही हैं, कोई ऐतिहासिक घटना है जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो न्यूज में रहती हैं, ये लोग कितना ध्यान रखते होंगे। सोच के देखो इसके बारे में। पूरा मार्केट में क्या चल रहा है आप सोच के देखिए, जितनी बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब ये लोग आकर टेस्ट सीरीज देखते हैं ना, आकर कहीं ना कहीं पर उनको छांटते हैं कि क्या चीजें मार्केट में ये लोग अवेलेबल करा रहे हैं, तभी तो उनका पेपर इतना हटके होता है। तो जब इस संस्था को समझ जाओगे ना कि किस तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पे, छोटी सी छोटी चीजों पर कितनी पैनी नजर बना के रखता है, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे द्वंद आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले इस संस्था को समझना है। और इसका जो ये इवॉल्व कर रही है, बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूं, पिछले 4-5 सालों से यूपीएससी ने अपने आप को इवॉल्व किया है। उस इवोल्यूशन प्रोसेस को समझना है, किस तरह से यूपीएससी का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई बार यूपीएससी के चेयरमैन ये बात बोल भी चुके हैं, वो बोलते हैं कि कई बार जो कोचिंग्स हैं, प्राइवेट कोचिंग्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं पर इतना पैसा भी बच्चों से ले रही हैं, डाइवर्ट भी कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गांव देहात में बैठा हुआ कोई बच्चा हो, कोई अभ्यर्थी हो, वो भी वहीं पर प्ले करे, उसके लिए भी ग्राउंड नॉर्मल वहीं पर एक फील्ड होनी चाहिए। और जो बच्चा बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करके प्राइवेट कोचिंग से एग्जाम दे रहा हो, सबके लिए समान फील्ड हो, सबके लिए समान लेवल हो। इसलिए हम पेपर इस तरह का सेट कर रहे हैं जो टफ होता जा रहा है, जिसको बच्चों ने कहीं ना कहीं पर यह माना जाता है कि यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड कमीशन जो है, जिसको उसको बोला जाता है, वो उसकी अनएक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो दिन रात बढ़ता ही चला जा रहा है। और 3 से 4 साल में आप ये चीज देखेंगे। तो जो वो इवॉल्व कर रहा है, सबसे पहले उस संस्था को समझिए, फिर उस संस्था का तरफ से जो इवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, उस इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। आपकी मैं बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं ये बात, बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना। जब इस संस्था को समझ लेना है, तो इसी इसी मिस्टेक में मैं एक चीज बताता हूं, पाठ्यक्रम को, ठीक है, ठीक है, पाठ्यक्रम को नजरअंदाज करना, है ना। कितने सारे बच्चे आप में से मैं अगर अभी भी पूछ लूं, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पाठ्यक्रम टिप्स पर याद है। यूपीएससी का मेंस का कितना लेंदी सिलेबस है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। और आप देखेंगे, अगर आप यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन उठा के देख लेंगे ना, मेरे एक बार कहने पर उठा के देख लीजिए, तो देखेंगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, उसी पर प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है। जो सिलेबस में लिखा है वही टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे समाज, भारतीय समाज के तौर पर आप देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो उस पर सवाल आ रहा है, शहरीकरण लिखा है तो उस पर सवाल आ रहा है। तो जो सिलेबस के अंदर ज्यादातर मेंशन है ना चीजें, वो उस पर सीधा सवाल बन रहा है। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी ना। बट ये गलती क्या की जाती है, ना तो यूपीएससी को समझते हैं बच्चे, और ना ही पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ पाते, उसको भी नजरअंदाज करते हैं। एक बार पढ़ लिया, किसी ने कहा तो पढ़ लिया उठा के, नहीं तो फिर से उसको भूल गए। डेली आपको पाठ्यक्रम देखना चाहिए, डेली सिलेबस देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आज जीएस 1 देख लिया, कल जीएस 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, फिर उसके बाद जैसे ही 4 खत्म हुआ फिर से जीएस 1 उठा लिया, सेकंड उठा लिया। इस तरह की आपकी श्रृंखला चलती रहनी चाहिए। कुछ दिन ये अभ्यास करोगे, 1 से 1.5 महीने में आपको सिलेबस टिप्स पर हो जाएगा, है ना। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे रूटीन रहेगा। हो सकता है रोज 10 मिनट ही लगे किसी एक पेपर को करने में, बट वो 10 मिनट आपको ये पेपर, ये सिलेबस पूरा टिप्स पर आपके आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें। और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे, जैसे ये क्यों जरूरी क्यों है सिलेबस पढ़ना, क्योंकि जब आप, एक तो ये है कि सीधे प्रश्न बनते हैं, दूसरी चीज ये है कि जब आप सिलेबस आपके माइंड में होता है ना, तो करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके तुरंत दिमाग में आता है कि ये वाला जो एडिटोरियल है, जैसे मान लीजिए चीन को लेकर अभी चीजें खराब हो रही हैं अरुणाचल प्रदेश में, तुरंत आपके मन में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है ना। तो जब आप लिंक कर पाओगे कोई भी चीज, अगर कहीं ना कहीं पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी बारे में चीज चल रही है, किसी ऐतिहासिक राजा के बारे में बात हो रही है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इतिहास में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है ना। किसी आपदा को लेकर जिक्र हो रहा है, या कोई चक्रवात आया है, कोई तूफान आया है, बारिशें बहुत हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, तुरंत आपके मन में आएगा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एडिटोरियल है ना। तो अगर ऐसी चीजें, तो फिर उसके लिए तो सिलेबस याद रखना जरूरी है ना। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से समझो इस चीज को, वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी भी हो जाए, बट हम चीजें बहुत अच्छे से करेंगे। देखो, दूसरी गलती ये है, आप लोग क्या करते हैं,
ठीक है, क्वालिटी की तरफ ना जाकर क्वांटिटी की तरफ जाना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो, आप लोगों से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि क्वालिटी हम 10 जगह से कर लें, है ना। यूट्यूब पर अवेलेबल है, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, कई बच्चे मैंने देखे भी हैं ऐसे, जिनसे मेरी लगातार बात भी होती है। उनके मन में ये चीज रहती है कि हम यहाँ से भी कर लें, हम यहाँ से भी कवर कर लें, हम यहाँ से भी कवर कर लें, और इस चीज को समझकर वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। देखो, एक चीज ध्यान से समझो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सोर्स जो है कई तरह का फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी एक सोर्स पर आप 100% निर्भर हो, मैं ये बात नहीं कहता। बट मैं ये चीज कहता हूं, देखो एक चीज आप समझ के बिल्कुल ध्यान से समझो, किसी चीज को आप 10 जगह से करने की कोशिश करोगे ना, आप खुद उसमें उलझ कर रह जाओगे। और फिर एक बात बताओ, 10 अगर आपने सोर्स फॉलो किए सिर्फ क्वालिटी के लिए, तो 10 में से कौन सा बेस्ट है, ये आपको कौन बताएगा? कैसे डिसाइड करोगे उस चीज को? और आपने टाइम भी बहुत सारा दे दिया होगा। आजकल तो टेलीग्राम पे बड़ा सिस्टम चलता है, किसी एक टीचर के 70 वीडियोज हैं, किसी एक टीचर के 80 वीडियोज हैं, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, उसके अलग से नोट्स बना रखे हैं पॉलिटी की बुक में, उसका एक अलग रजिस्टर बना रखा है, 10 रजिस्टर कर रही है पॉलिटी में, सवाल एक भी नहीं मीन्स में बन रहा है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, सबसे पहले सिलेबस देखो, फिर सिलेबस की जो डिमांड है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनके नोट्स बनाकर रखो, चाहे वो कहीं से भी कवर करो। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी के पीछे भागोगे, मात्रा के पीछे भागोगे, तो गुणवत्ता के साथ समझौता होगा ही होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। ज्यादा अगर भागोगे, सोर्स के पीछे भागोगे, आप एक चीज सोचो, अगर मैं आपका, बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली है ना, अब आगे क्या करें? डीडी बसु में क्या पढ़ें, या फिर डीडी बसु भी कंप्लीट करके गए तो सर सुभाष कश्यप भी पढ़नी है, वो भी पढ़ना है, सर ये भी करना। आप एक चीज सोचिए, और अगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ सीधा ही लक्ष्मीकांत में से जो आपने पढ़ रखी है, बच्चे कहते हैं सर मैंने पढ़ ली है, सवाल पूछो, सवाल नहीं, आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर वो कैसी कैसी पढ़ाई की आपने? गुणवत्ता तो नहीं है ना उसमें, क्वालिटी तो नहीं है, वो आपने सिर्फ मात्रात्मक नजरिए से आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, क्वांटिटी के तौर पर अपने अपने माइंड को मैसेज दे दिया कि मैंने लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर दिया है ना। तो आपको क्या करना है, इस चीज को, बहुत बड़ी गलती ये एस्पिरेंट करते हैं कि गुणवत्ता का ध्यान ना रखकर मात्रा के पीछे भागते हैं। ठीक है, मात्रा के पीछे लगातार भागते हैं। एक चीज और समझो, यहाँ पर तीसरी गलती जो बच्चे क्या करते हैं, देखो, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डेली रूटीन जो है आपका, डेली रूटीन जो है, एक अच्छा रूटीन नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप इस चीज में ना बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, इस पॉइंट पे ध्यान से समझेगा, समझना मेरी बात को, क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है, कई टॉपर्स भी ऐसा बोल देते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, हमने इतने घंटे ये किया। बच्चों के मन में भी ये डाउट रहता है कि क्या ये इसकी तैयारी से, क्या घंटों से कोई लेना देना है क्या इसका? कितने घंटे पढ़ाई की, कोई कह रहा है 16 घंटे, तो क्या आप मान लोगे वो मास्टर है? कोई आप मान लोगे कि बिल्कुल 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी क्या वो कमजोर है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी में मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बहुत अनुभव से ये बात कह रहा हूँ, हालांकि मैंने भी अपने टाइम पे बहुत घंटे पढ़ाई की है, बट मैं जनरल चीज कह रहा हूँ। उस चीज का कोई मतलब नहीं है जिस चीज में आपका आउटकम ना निकले, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये डेली रूटीन जो है, दिनचर्या जो है, आपकी दिनचर्या जो है, ये मैं उस किसको बेहतर कहेंगे? कौन सी दिनचर्या बेस्ट है, कौन सी जो डेली रूटीन है वो सबसे अच्छा है, वो कौन सा है जिसमें आपका आउटकम बेस्ट हो? ठीक है, आउटकम आपका अच्छा आ रहा हो। अब देखो, 10 घंटे बैठ गए और निकला कुछ भी नहीं, कोई टॉपिक तक कंप्लीट नहीं किया, मेंस का कोई पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, प्री के कोई सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा उस 10 घंटे का? कोई फायदा है क्या? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, बैठते हैं सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में, रूम में अपने आप को बंद कर रखा है, सुबह से लेकर शाम तक हो गया, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं पता, और शाम में अगर खुद को पूछा तो पता ही नहीं चला आउटकम क्या है। अगर मैं आपको कहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं ये बात कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने दिन में 6 घंटे ही पढ़ा, ठीक है, 8 घंटे पढ़ा, 6 घंटे जो भी आप पढ़े हो, शाम में वॉक के लिए जाओ, एक तो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, वॉक करने जाओ, तब अपने आप से जो चीजें पढ़ी हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर तो रिकॉल हो रहा है, अगर तो रिकॉल हो रहा है, इसका मतलब आउटकम है। अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो फिर इसकी चीज का आउटकम। और बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, पढ़ने पे ध्यान जरूर देंगे, बट उसको एनालिसिस करने में कि क्या हमने सच में, हमारे दिमाग में बैठा है वो, क्या हमारी हार्ड मेमोरी में स्टोर हुआ है क्या वो जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, बस पढ़ लिया, अपने आप को भी एक मैसेज दे दिया मैंने पढ़ाई कर ली, घर वालों को भी दिखा दिया, सबको, दोस्तों को भी दिखा दिया मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और ये नहीं देखा कि ये निकला कि नहीं निकला, आउटकम निकला कि नहीं निकला। इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि भैया
चाहे आप 2 घंटे बैठो, चाहे 4 घंटे बैठो, चाहे 6 घंटे बैठो और चाहे 15 घंटे बैठो, जब तक ये नहीं है आपके घंटों से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके कितने साल तैयारी करो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आउटकम बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है और इसको नजरअंदाज करते हैं बच्चे। डेली रूटीन जो है वो आपका अच्छे से आप उसको नहीं एनालिसिस करते हो, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो एक बार जाकर डेली रूटीन को चेक कर लें। ठीक है, किसी दिन और डिटेल में हम इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी गलतियां हैं ना, इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके डिटेल में बात होनी जरूरी है। बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने बात कर ली है, जैसे सिलेबस को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना, स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोगों ने बात किया। अब आगे अगला पॉइंट वही है, जैसे मान लीजिए बेहतर रणनीति का पालन ना करना। मैंने बोला ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये पॉइंट नॉर्मल है, सुने हैं, बट समझो, इस चीज को ध्यान से समझो। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, है ना। प्लानिंग जो आप प्लान कर रहे हो, आने वाले 7 दिन में, आने वाले 10 दिन में, आने वाले 1 साल में आप क्या पढ़ने वाले हो, ये प्लान है। स्ट्रेटेजी क्या है फिर? स्ट्रेटेजी ये है जिसमें कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रखकर फिर प्लानिंग की जाती है। कंपटीशन फैक्टर मतलब, क्या आप सिर्फ आईएएस की तैयारी अपने परिवार के लिए करने आए हो? क्या अपनी तैयारी आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करने आए हो, या फिर आप करने आए हो रिजल्ट के लिए? ठीक है, मतलब आप जीतने के लिए आए हो। आर्मी प्लानिंग नहीं करती, आर्मी आर्मी स्ट्रेटेजी बनाती है। दुश्मन देश को, चाहे वो कोई भी हो, उसको हराना है। सिर्फ भारत की आर्मी नहीं, हर देश की आर्मी ऐसे ही करती है, हराना है। प्लानिंग नहीं कि ये करेंगे नहीं, वो तो करना ही है। स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर, कंपटीशन फैक्टर को ध्यान में रखकर फिर स्ट्रेटेजी बनाती है कि हमें हराना है। आपको भी ये सोचना है कि लगभग लगभग 7 से 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं हर साल यूपीएससी में, उन सबको हराकर, और उसमें से भी अगर आप देखोगे 12-13 हजार मेंस में जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर देखोगे, जैसे उस दिन 2500 लगभग 27 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मैं इंटरव्यू के लिए इस बार 2022 में, तो लगभग 2500-2600 बच्चों में फिर उनमें से भी हराकर आपको 1000 में आना है ना। इस बार पता नहीं कितनी वैकेंसीज आई, 700-800 1000 इतना रहता ही है एवरेज। तो जब हमें पता है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें लिस्ट में शामिल होना है, इन्वॉल्व होना है उस चीज में, तो फिर रणनीति चाहिए कि नहीं चाहिए? एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी, और अच्छी स्ट्रेटेजी होती क्या है? अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है जिसमें इस चीज का ध्यान रखा जाए कि सेलेक्ट होना है, प्री मिस नहीं होना चाहिए, मेंस मिस नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू मिस नहीं होना चाहिए। वो है एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। ये नहीं कि प्री हुआ तो मेंस में रुक गए, मेंस हुआ तो इंटरव्यू में रुक गए, ऐसा नहीं। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना के काम करना है कि प्री मैं कितने मार्जिन से निकालूंगा या निकालूंगी, मेंस में कितने मार्जिन से निकालूंगा या निकालूंगी, इस तरह की तैयारी। ठीक है ना, इतना सेफ खेलो, इतना सेफ खेलो कि मेंस में 850 नंबर का टारगेट लेके चलो, ताकि अगर इंटरव्यू में नंबर बस 10-20 नंबर कम भी आए, तब भी आपका 100% हर हाल में फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना मेंस को क्वालिफाई करने में, पूरा जी जान लगा देना अपनी चीज में। ठीक है, दूसरा, इसी बेहतर रणनीति में फिर जब रणनीति बहुत अच्छी है और जिसका उद्देश्य सिलेक्शन है, जिसका उद्देश्य रिजल्ट है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना है, तो फिर उसके लिए क्या आप कठिन संघर्ष नहीं करोगे? क्या आपका रूटीन आसान होगा? क्या आप चीजें इस तरह से करोगे बिल्कुल लेजी वे में? आलस आ रहा होगा आपको? क्या सुबह उठने में दिक्कत होगी आपको सुबह, या रात को ज्यादातर देर तक पढ़ने में दिक्कत होगी आपको? क्या आप डाइवर्जन आएगा आपकी लाइफ में? क्या आप फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व होना चाहेंगे? ये सब चीजें नहीं होंगी ना उसमें। एक कठिन रणनीति का मतलब क्या होता है? एक बेस्ट रणनीति के अंदर आपका जो डेली रूटीन होगा वो टफ होगा। आप मैक्सिमम अपने आप को पुश करेंगे पढ़ाई के लिए, मैक्सिमम आप अपने आप को पुश करेंगे उन चीजों के लिए जो आपको यूपीएससी की तरफ लेकर जाए, है ना। तो अगर आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, जब आपका कहीं ना कहीं पर रूटीन भी बहुत अच्छा बन जाएगा और आप बहुत टफ रणनीति, टफ डेली रूटीन को फॉलो करेंगे, है ना। तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर आपको बहुत जल्दी आपकी मंजिल की तरफ पुश करेगा, है ना। चौथी चीज ये होगी। पांचवी चीज क्या है जिसको नजरअंदाज करते हैं बच्चे? देखो, ध्यान से समझो। देखो, गाइड ही गाइड बदलना का क्या मतलब है? मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो, इस पॉइंट का क्या मतलब है। आप तैयारी करने आए, कहीं पर भी तैयारी शुरू की है, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड ही है जिसने 1-2 साल हो गए तैयारी करते हुए, बहुत सारे सर्कल में होते हैं ऐसे, है ना। या कोई टीचर आपने देख लिया कि हाँ शुरुआत में ये तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ है, किसी ने कुछ बोला,
आपको लगा ठीक है, आपने उसको 2 दिन फॉलो कर लिया। आपके फ्रेंड ने बोला कि ऐसे-ऐसे करो, आपने 2 दिन उसको फॉलो कर लिया। फिर किसी फ्रेंड ने बोला, फिर से चेंज हो गए। फिर तीसरा कोई मिला, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर लिया। चौथा कोई मिला, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर लिया। ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, गाइड पे गाइड बदलते चले जा रहे हो, तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? आपको क्या पता कौन सी वेरिफाइड चीज़ है ना? तो आपको क्या करना है, एक जो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि नहीं, कि अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उसकी बात को मानो, उसकी चीजों को फॉलो करो, ठीक है? तब जाकर ही तो रिजल्ट आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 10 लोग मिलकर, 20 लोग मिलकर आप नया नया पर्सन चेंज करते रहोगे, जो आपको गाइड करता रहे, जो आपको चीजें बताता रहे, तो फिर कैसे आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन भी चेंज कर दे रहे हो? एक चीज ध्यान से समझना, इसी पॉइंट को मैं आगे इलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा इसको मैं वो कर देता हूँ, ध्यान से समझो इस चीज को। यूपीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं, ठीक है? बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं, किनके? टॉपर्स के। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। उसमें ना बेहतर बहुत सारे, इसी पांचों पॉइंट को इलेबरेट करना हूं। देखो, बहुत सारे टॉपर ये बात बोलते भी हैं वीडियो में, बट बच्चे ध्यान नहीं देते, है ना? वो लोग डालते हैं ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये हमने फॉलो किया, अच्छी बात है। एक बात बताइए, इतने सारे टॉपर्स हैं और सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। एक लेवल पर सबकी स्ट्रेटेजी कॉमन होगी, वो कॉमन पॉइंट तो हम ले लेंगे, बट बाकी अगर देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा घंटे पढ़ रहा है, कोई कम घंटे पढ़ रहा है, कोई ऑलरेडी स्कूलिंग में बहुत अच्छा है, कोई कॉलेज में बहुत अच्छा था, किसकी स्किल्स, किसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, ऑलरेडी ऑफिसर लेवल के लोग थे तो उन्होंने उस तरह से तैयारी करा दी। ऐसे सिचुएशन में आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे? आप तो लगातार सुबह से शाम तक देखते रहते हैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। अब मुझे ये बताइए, कौन से टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, आपको क्या पता उसके अंदर क्या अच्छा था? और वो बोलते भी हैं, ऐसा नहीं टॉपर्स नहीं बोलते, वो बोलते भी हैं कि देखो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें देखना। बट हम क्या गलती कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एस्पिरेंट क्या गलती करता है कि उनको सुन उस बात को नजरअंदाज कर देता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी एक टॉपर ने बात बताई होगी, हो बहू उसी को फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। अब मैं ये कहता हूं, देखो क्या होता है, हर पर्सन जो होता है ना, वो अपने आप में अलग होता है। हर पर्सन के अंदर कुछ डिफरेंट स्किल्स होती हैं जो आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर हो सकता है कोई ऐसी स्किल हो जो उस पर्सन में ना हो, है ना? तो हमेशा सबसे पहले अपनी स्किल्स को पहचानो, है ना? लोगों को बदलते रहने से, कि गाइड भी चेंज कर लो, टॉपर्स इनका भी सुन लो, उनका भी सुन लो, ये भी कर लो। आप सोच के देखिए ना, लगभग मान लीजिए 1,000 लोग सेलेक्ट हुए, है ना? उसमें से टॉप के हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, फिर आईपीएस है, फिर मान लीजिए 500 जो टॉपर हैं उनके आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, है ना? 500 में से मान लीजिए किसी ने तो नहीं भी दिया, 100 टॉपर्स भी ले लो जिनके आपके इंटरव्यू वायरल हो गए, आप सुनने लग गए, उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगे। रियल में किसको फॉलो करोगे? होना पता क्या चाहिए इसका अल्टीमेट सोल्यूशन? आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या वो वीडियोस नहीं देख? वीडियोस देखो, जरूर देखो, उनसे प्रेरित होना बहुत जरूरी है। उन लोगों ने मेहनत की है, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जो हमें भी करना चाहिए। बट उसके अलावा ये चीज, मेरा पॉइंट ये है, इन फिफ्थ पॉइंट को लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। पॉइंट मेरा ये है कि सबको देखो, वो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुन लो सभी टॉपर्स को, सबकी वीडियो जरूर देखो, सबके अंदर जरूर चीजें देखो, बट ये देखो क्या मैं इसको कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं जो इसी के अंदर है? अगर नहीं है, अगर मान लीजिए कोई, अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, किसी टॉपर्स ने आपको ये बात बोली, बहुत सारे बोलते हैं, ध्यान से समझना, मेरा पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी टॉपर्स ने ये कहा कि मैं पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स बनाता हूँ, मैंने वहां से कट कॉपी पेस्ट किया, वहां डाल दिया, किसी भी एक वेबसाइट से उठाया, करंट अफेयर यहाँ डाल दिया, स्टैटिक किया, ये देखो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे पीडीएफ अवेलेबल हैं। आजकल टेलीग्राम पे बड़ा कुछ शेयर होता भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब आप में से कोई बच्चा है जिसका जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, जो टेक्निकल, बिल्कुल आप सोच के देखिए कि तकनीक का मित्रवत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा भी लग गया पीडीएफ बनाने, वो बच्चा भी कॉपी पेस्ट करने लग गया, तो होगा उसको फायदा। और दूसरा, मान लीजिए वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर भी रहा है, मान लीजिए, यूपीएससी में क्या करोगे? यूपीएससी में क्या सिर्फ पीडीएफ वगैरह का काम चलेगा? वहां पे तो हाथ से लिखना पड़ेगा ना आपको मेंस में। तो थोड़ा सा अगर नोट्स हाथ से बना के रख भी लोगे, एक तो अपनी आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, और साथ के साथ आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, थोड़ी सी स्पीड पे भी तो वर्क होगा, स्पीडली भी तो वर्क होगा, और आपको पता चलेगा आपका अपना स्किल है किस तरह से नोट्स बनाना है। किसी एक टॉपर्स के नोट उठा के वही पढ़ने लग गए, अब वो समझ में भी नहीं आ रहे, फिर भी पढ़ रहे हैं, टॉपर्स के हैं तो पढ़ना है, ऐसा नहीं। अपने अकॉर्डिंग ठीक है चीजें लो, बट अपने अकॉर्डिंग वर्क करो। अपने नोट्स अपने ही होते हैं, जब हम अपने तरीके से नोट्स बनाते हैं तब कहीं ना कहीं पर हम उसमें से बहुत सारी चीजों का सुधार करते हैं, है ना? और हमें वो समझ भी जल्दी आते हैं, तो उस वजह से चीजों को उस तरह से करना है।
अगली गलती क्या है जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आंसर राइटिंग को नजरअंदाज करना। ये तो मतलब इतनी भयंकर, और आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी गलती है ये, जिसका कोई, आप सोच के देखिए, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, और ये आपको बिल्कुल यूपीएससी में डुबो कर रख देती है। जैसे कहते हैं ना, यूपीएससी एक सागर है ना, एक ज्ञान का सागर है। इसमें सबसे ज्यादा जो संभावना डूबने की होती है ना, इसी पॉइंट की वजह से होती है, और करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, आंसर राइटिंग की क्लास शुरू हुई है ना, तो पहले वीक में बच्चों ने आंसर लिखे, दूसरे वीक में कई बच्चे आंसर नहीं लिख पाए। क्यों? रेगुलरिटी, नियमितता उनके अंदर कहीं ना कहीं पर वो चीज क्योंकि बच्चों में नहीं है ना, वही तो कमी है। इसको नजरअंदाज करते हैं, और यही सबसे बड़ा सेक्शन है यूपीएससी में। सबसे बड़ा, सबसे, मेरे से आप पूछेंगे यूपीएससी क्या है, तो मैं कहूंगा यूपीएससी इज इक्वल टू आंसर राइटिंग। ठीक है, जिसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, जिसने लिखने पे काम कर लिया, जिसने स्पीड पे काम कर लिया, 20 के 20 क्वेश्चन लिख दिए जिसने 3 घंटे में, और आंसर राइटिंग पे वर्क कर लिया, हर क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उसको सिलेक्शन हो गया। मेंस में कौन रखेगा? सिलेक्शन कौन करवाता है? मेंस। रैंक कौन इंप्रूव करता है? इंटरव्यू। ये बात बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, याद रखिएगा। सिलेक्शन मेंस दिलाता है, और मेंस के अंदर, मेंस है क्या? आंसर राइटिंग। मेंस में क्या करना है? आंसर राइटिंग करना है, जाके लिखिए 9 के 9 पेपर, आप सेलेक्ट हैं होंगे या नहीं, वही 9 पेपर डिसाइड करेंगे। मैं ये भी कहता हूं हमेशा कि यूपीएससी एग्जामिनर को क्या पता कि आप कौन हो, उसके पास तो सिर्फ आपकी 9 कॉपीज जाने वाली हैं जो आप लिख के देने वाले हो, उससे जज करेगा कि आपके पास नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, आप लायक हो आईएएस बनने के या नहीं, है ना। तो ये चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है अगर तो आपको आईएएस बनना है। ठीक है, और मैं, आप मेरी बात को ना भी माने तो उन सेलेक्टेड एस्पिरेंट की बात सुनिएगा जो कहीं ना कहीं पर सेलेक्ट हो गए, वो भी ये बात बोलते हैं, आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। जिन बच्चों के मन में ये थॉट रहता है ना प्रीलिम्स के बाद करेंगे, 100% फेल होगे। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद करने के लिए बहुत कुछ होता है ऑलरेडी, करंट अफेयर का इतना सेक्शन वो 3 महीने का कवर करना होता है, स्टैटिक को रिवाइज करना होता है, ऑप्शनल को बहुत अच्छे से करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप आंसर राइटिंग करके, आंसर राइटिंग कर भी लोगे, उसको इंप्रूव भी कर लोगे, उसको रिवाइज भी कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता वो चीजें हो पाएंगी। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं किया है, अगर बशर्ते पहले कर रखा है काफी टाइम, वो बच्चे कर लेते हैं, तो उनको मुझे नहीं पता है वो कैसे कर लेते हैं, बट ठीक है। सातवीं गलती क्या है? ठीक है, ऑप्शनल का सही निर्धारण नहीं करना। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से है, ऑप्शनल का सही निर्धारण नहीं करना, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये कैसे, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है कि ऑप्शनल कैसे। देखो बच्चों, एक चीज समझना, एक चीज ध्यान से समझो। मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसा हुआ, आपके घर में आप पढ़ रहे, छोटे टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, आपके मान लीजिए आपके घर के जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, आपकी माँ है, आपके पिता हैं, उन्होंने मान लीजिए कोई आपको ऐसी चीज दी जो आपकी तैयारी से जुड़ी हुई है। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई बुक उठा के दे दी विज्ञान की, आप लोगों को बुक दे दी या साइंस की कि ये बच्चे ये पढ़ लो। ठीक है, तो आप लोगों को मन नहीं किया उस दिन का, कि संडे हो, मान लीजिए इतवार का दिन हो, इतवार का दिन हो, छुट्टी हो, उस दिन आपको बोला जाए कि ये बच्चे ये बुक पढ़ लो, है ना, साइंस की आपका कहीं ना कहीं पर आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको विज्ञान अच्छा नहीं लगता होगा, साइंस अच्छा नहीं लगता होगा, स्कूल के टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो चीजें अलग भी हो सकती हैं। तो उस टाइम पे मन नहीं करता होगा कि यार 6 दिन स्कूल में भी पढ़े हैं, अब ये बुक दे दी। बट उसी टाइम पे अगर आपके जो भी आपके मदर हैं या फादर हैं, वो आपको कोई ऐसी बुक दे दे, कोई कहानियों वाली बुक, जब आप छोटे थे, जैसे चंपक नाम की एक बुक आती थी, स्टोरीज आती थी उसमें, तो वो बुक अगर आपको दे दी जाए, तो आप लोगों का मन करेगा कि ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ इसको, या मैं पढ़ लेती हूँ। बात क्या थी उसमें, डिफरेंस क्या था उसमें? डिफरेंस ये था आपका इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि, और यही आपका ऑप्शनल है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, मैं कहता हूं यही बात है, जिसमें इंटरेस्ट है वो लो, जिस चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट फील हो वो चीज करो ना, और यही नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्ट जिसमें नहीं है तो वो उस तरह का ऑप्शनल डिसाइड कर देगी, अच्छे से डिसाइड नहीं किया, और ऑप्शनल की डिसाइडिंग भूमिका है। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर है यूपीएससी में ये। क्यों? क्योंकि 500 नंबर है ना ये, और इसमें क्या होता है, एग्जामिनर कई बार बहुत अच्छा स्कोर देता है आपको। ठीक है, इसमें लगभग 60 से 70% तक लोगों ने स्कोर किया है। और आपका जीएस में देखो, जीएस में तो बहुत बुरा हाल है, मतलब 40% भी मार्क्स नहीं आते जीएस में। ठीक है, 1000 में कितना मार्क्स आता है? 450, 420, 30, इतना ही मार्क्स आता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब 50% से बहुत कम है। बट इधर आप देखेंगे ना तो कई बार 500 में से 350, 370 तक भी बचे गए हैं।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको थोड़े दिन बैठ के सोच लो, फिर डिसाइड करो, और फिर जब डिसाइड कर लो तो फिर अच्छे से तैयार करो इसको, जी जान से एक बेहतरीन तरीके से तैयार करो, पिछले 10 सालों का पेपर देकर कि किस तरह से इसके नोट्स बनाना है, किस तरह से चीजें करनी है, उसको अच्छे से करके रखो, है ना। तो ऑप्शनल को सही निर्धारण ना करना, किसी ने कह दिया, फिर से वही बात आ गई, किसी टॉपर ने कह दिया ये ऑप्शनल लो, वो ले लिया, किसी ने कह दिया ये, हाँ एक पॉइंट जो मैं खुद बोलता हूं पर्सनली, देखिए लिटरेचर का जो ऑप्शनल होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा संभावना है आपके अच्छे मार्क्स आने की, ये तो क्योंकि ये तो अब यूपीएससी में हो रहा है ना, इसलिए वेरीफाइड चीज हम लोग आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि अगर किसी बच्चे का मान लीजिए इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि आप उसको छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ अगर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो जाओ उधर ही, हो सकता है उसमें और अच्छा कर ले जाओ, बट अगर अभी नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट किस चीज में है, अभी इंटरेस्ट बिल्ड ही करना है, अभी तक इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट बिल्ड करना है, तो इससे अच्छा साहित्य में करो, लिटरेचर में करो, उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स ज्यादा है ना। तो ऑप्शनल का सही निर्धारण ना करना भी एक बहुत बड़ी कमी है जो बच्चे लगातार करते हैं। उसके अलावा क्या है, सबसे बड़ी चीज एक और लिख रहा हूं, रिवीजन ना करना, ठीक है। अब समझ लो, जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जब आप वहां पर आपका क्या होता था, बहुत सारा जो रूटीन भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है ना भारत की, उसमें ये रहा है रट्टाफिकेशन चलता है उसमें, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कल भी एक स्टूडेंट से मुझे लगता है मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि लास्ट के 15 दिन सर पढ़ना है, कॉलेज में कोई दिक्कत है नहीं और एग्जाम देने जाना है। तो उनका माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि लास्ट के 15 दिन जो पढ़ेंगे बस वही जाकर लिखाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे 60-70%, जो भी उनका एक पैरामीटर उन्होंने अपने लिए डिसाइड कर रखा है, ठीक है। ये चीज यूपीएससी में नहीं चलने वाली, यूपीएससी में आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा और रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि अगर आप आउटकम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपने मान लीजिए दिन में पढ़ा, मैं कहता हूं दिन में जैसे मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा रिवाइज कर लीजिए ना, मान लीजिए 10 घंटे पढ़ना है, 8 ही पढ़िए, बट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रिवाइज करिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक ही बार में चीजें होती चली जाएंगी। मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों से यही करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको कि आप क्या करो, जैसे मान लीजिए 6 दिन का उनको टारगेट मिलता है, 4 दिन में मैं कहता हूँ खत्म कर लो, फिर लास्ट के 2 दिन क्लास कर सकते हैं हम, बट उनको रिवाइज करना जरूरी होता है ताकि वहीं पर चीजें क्लियर हो जाएं, वहीं पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाए, ताकि आगे बढ़ने से पहले पीछे वाली चीजें हमारी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये नहीं करते हैं। रिवीजन की सबसे बड़ी कमी है यूपीएससी में, जिस तरह से आंसर राइटिंग की कमी है ना, उसी तरह से रिवीजन की कमी है ना। रिवीजन नहीं करते बच्चे भाई, बहुत क्लियरली मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप रिवीजन अच्छे से करोगे तभी तो थॉट क्लियर होगा। अब जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, 4 ऑप्शन है, ठीक है, 2 पे तो पता चल गया कि आपने एलिमिनेट कर दिया, ये तो नहीं है, 2 में दिक्कत क्यों आ रही है, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी उठा के देख लो, 2 में क्यों दिक्कत हो रही है, दुविधा क्यों आ रही है, क्योंकि रिवाइज नहीं किया ना प्रॉपर। अगर रिवाइज किया होता तो दुविधा आती क्यों, अगर रिवीजन प्रॉपर किया होता तो क्या द्वंद आता क्या मन में, नहीं आता ना, क्लियर होता, ठीक है ये 3 एलिमिनेट हुए, ये नहीं है, ये सही आंसर है, चलो आगे बढ़ो। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि रिवाइज नहीं किया, और रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पर, अगला जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, जो 9वीं गलती बच्चों के मन में होती है, नोट्स ना बनाना। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर टॉपर्स ये कहते हैं नोट्स की जरूरत नहीं है, उसी बुक में से पढ़ लो, मैंने कब मना किया, पढ़ लो, बट ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, और वो भी कहीं ना कहीं पे पीडीएफ के फॉर्म में बनाया होगा, वो भी नोट्स ही है, ठीक है। तो बिना नोट्स के क्लियर करना आसान नहीं है यूपीएससी, नोट्स बनाना होगा, और नोट्स में भी मैं ये कहता हूँ बहुत स्मार्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। इसमें एक वर्ड नोट करता हूं मैं, यहाँ पर नोट कर देता हूँ, स्मार्ट नोट्स ना बनाना, ठीक है। अब स्मार्ट नोट्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, अलग से वीडियो बना देंगे किसी दिन डिटेल में, एक वीडियो ऑलरेडी नोट्स पे आ चुकी है, एक और डिटेल में आएगी जब मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दूंगा कि किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। देखो स्मार्ट नोट्स क्या होते हैं, स्मार्ट नोट्स देखो, एक तो पहले ये समझो नोट्स क्या होते हैं। नोट्स ये होता है कि मान लीजिए कोई बुक आपने 90 पेज की कोई बुक है ना, तो आप जब उसके नोट्स बनाओ ना, तो वो 30 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब उसका 1/3 होना चाहिए, वो है नोट्स। समझ गए मेरी बात, कोई बुक है, ठीक है, 300 पेजेस की है, 100 पेज से ज्यादा उसके नोट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप 300 पेज की बुक है, उसके नोट्स ही 4 या 500 पेज के बना दिए, तो उसमें और उसमें डिफरेंट क्या हुआ, इससे अच्छा तो बुक ही थी, फिर कम से कम 300 पेज की थी, है ना। तो अपने आप को परखें, जितने पेजेस का कंटेंट है उसके नोट्स बना रहे हो और उसका 1/3 आ रहा है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। दूसरी चीज, ये तो हो गया नोट्स। स्मार्ट नोट्स किसको कहते हैं,
स्मार्ट नोट्स ये होते हैं जो आपका कोई टॉपिक मान लीजिए आपने लिया है ना, कई बार मैंने एग्जांपल दिया है, कई बार बताया है, गुप्त काल पढ़ रहे हो, प्री और मेंस के दृष्टिकोण से वहीं पर काम कर, कितने प्रश्न प्री और प्री में बन सकते हैं गुप्त काल से, कितने प्रश्न मेंस में बन सकते हैं, उसको वहीं पे लिख लो। कल्चर का कोई पहलू है, संस्कृति का कोई पहलू है जो वहां पर गुप्त काल से बन सकता है, उसको वहीं पर कंप्लीट कर दो। ये है स्मार्ट नोट्स, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में। मैं अगर आप मुझसे पूछोगे, गुप्त काल मैक्सिमम और मैक्सिमम प्री और मेंस को मिलाकर 4 से 5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस खत्म। ऐसे होती है तैयारी, उसको बोलते हैं स्मार्ट नोट्स, है ना। उसी तरह से सिंधु सभ्यता है, वैसे कर लो। भारतीय संसद कर रहे हो मान लीजिए, है ना, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पे कंप्लीट कर लो। और मैक्सिमम 8-10 से ज्यादा पेज नहीं बनने चाहिए उसमें, इतना बड़ा चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, बट आपके पास नोट्स की ये कला होनी चाहिए, इतना शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इतना क्रक्स निकाल दो। देखो क्रक्स चाहिए, मुख्य उसका चीज क्या है, और काफी शॉर्ट लिखो आप, जैसे आपको याद रह जाए बस। एक वर्ड लिखने से अगर आप इलेबरेट कर पाते हो, चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो जाती हैं। वो रिकॉल पता है कब होगा, जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जब अच्छे से पढ़ रखा होगा ना, तो एक वर्ड भी अगर नोट्स में लिखा हुआ आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये पॉइंट था, मुझे याद आ गया। याद करने के लिए तो नोट्स लिखा जाता है। नोट्स का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बुक ही चेप दो वहां पे, ऐसा नहीं। और क्यों मैं कहता हूँ स्मार्ट नोट्स इसलिए जरूरी है, क्योंकि देखो मेंस में ना समय नहीं होता है। मेंस में 5 दिन में तो मेंस लेने लगा यूपीएससी, तो उस सिचुएशन में आपके पास समय कहाँ है ना। और दो दो पेपर एक दिन में होते हैं, तो आप उससे पहले आपके पास 2 से 3 घंटे होते हैं रात के। अब 2-3 घंटे में पूरा जीएस 1 रिवाइज करना, जीएस 2 रिवाइज करना है, फिर 2-3 घंटे में फिर से जीएस 3 और जीएस 4 रिवाइज करना है, 3-4 घंटे में, है ना। तो ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जो 2 घंटे में रिवाइज हो जाए एक पेपर का, तभी तो स्मार्ट नोट्स होंगे। ये है स्मार्ट नोट्स, है ना। ये है स्मार्ट नोट्स, जो आपको कहीं ना कहीं पर इस चीज को लेकर काम करना है कि आपके नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि उससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाए। और एक बार अगर मेहनत कर लोगे, एनसीईआरटी के नोट्स बना लोगे, इस तरह से एडवांस बुक्स के नोट्स बना के रख लोगे, एक बार बन गए ना, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर रिवाइज ही तो करना है उनको, फिर रिवाइज ही करना है, फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, एक लास्ट की मिस्टेक जो मैं आपको बताता हूं, संतुलन ना बना पाना। अब ये किस चीज का संतुलन है, इसको समझना। ठीक है, एक वर्ड में मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, बैलेंस। संतुलन ना बना पाना, किस चीज का संतुलन, समझो ध्यान से। सोशल मीडिया के साथ अपनी पढ़ाई का संतुलन ना बना पाना, है ना। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अब घर घर में फोन है, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि उसका सदुपयोग किया जा सकता है। बट कितने लोग हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं, कितने लोग हैं, आप में से खुद देखिएगा, आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो रील्स पे रील्स देखते रहते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फालतू की न्यूज में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गानों में, मूवीज में, वेब सीरीज में, इनमें बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। आप खुद देखिएगा ना, कई बार पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मैंने देखे हैं अपने साथ के दोस्त, है ना, रील्स देखते जा रहे हैं, 2.5-3-3 घंटे निकल जा रहे हैं, है ना। और फिर बताते हैं कि आज तो बहुत टाइम मूड ऑफ हो गया, क्योंकि इतना टाइम चला गया, पता नहीं चला आपको। आपको पता नहीं चला, आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट था। इतना बड़ा एम लेकर चल रहे हो आईएएस का, इतना बड़ा एम है आपका, आईएएस अधिकारी बनना है, और आपको पता नहीं चला कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर किस तरह के अधिकारी बनोगे, किस तरह के अधिकारी बनोगे, फिर मुझे बताओ ना। अगर आपको नहीं पता चलता, पता है, अंदर मन में पता है, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं किसी और को, इंस्टाग्राम को या फेसबुक को या किसी और चीज को, उनको दोष दे दिया, उनकी वजह से हो गया टाइम वेस्ट। क्यों है आपके फोन में वो, आपके फोन में कोई चीज ऐसी क्यों है, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते आप। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ आती है, उसका आप बेनिफिट लो। टेलीग्राम पे क्यों मूवीज की तरफ और वेब सीरीज की तरफ भाग रहे हो, क्यों फेसबुक पे आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों के साथ आप चैट करो। आपका करियर नहीं है तो वो लोग चैटिंग, जो जिनसे चैटिंग कर रहे हो ना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो आपस में फ्रेंड ढूंढ रहे हो, जो मित्र चाह रहे हो, वो भाग जाएंगे अगर करियर नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात, करियर ही है तो जो आपको कहीं ना कहीं पर समाज में रिस्पेक्ट दिलाता है ना। और आप सिर्फ क्या, आप सोच के देखिए ना, खुद के लिए भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आईएएस बनना। आपका ड्रीम है ना आईएएस बनना, तो अगर इतना बड़ा ड्रीम, इतनी बड़ी चीजें सोची हैं, तो क्यों इन सब छोटी चीजों में अपना भटकाव ला रहे हो, क्यों भटक रहे हो इन चीजों में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बैलेंस, संतुलन ना बना पाला। देख लो, अगर मन कर रहा है, थोड़ा बहुत नहीं रहा जा रहा है कई बार, देख लो थोड़ा, बट बैलेंस क्लिक तो करो, बैलेंस तो बनाकर चलो। ठीक है, थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट एंजॉय कर लिया। अब आप में से कितने लोग हैं, इतने सब, अगर मान लीजिए सब ऐप आप अपने फोन में रखोगे, आप 15 मिनट में रोक पाओगे क्या खुद को, कैसे रोकोगे। पता ही नहीं चलेगा कब 15 से 20 हो गए, कब 1 घंटा हो जाए, समझ में नहीं आता ना। यही तो गेम है इन सोशल मीडिया साइट्स का,
ठीक है, तो आपको इनसे बचना है। एक तो संतुलन ये, दूसरा संतुलन कौन सा, इसमें मैंने क्यों कहा है कि ये होलिस्टिक पॉइंट है, इसलिए जब फैमिली और बाकी चीजें चल रही होती है ना, उसके साथ भी बैलेंस नहीं बना पाते आप। कई बार फैमिली फंक्शन होता है, कई बार रिश्तेदार आपको ताने देते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई और बेटा किसी का सेलेक्ट हो गया, आपके घर में बात आई, आपके घर वालों ने कुछ बोला, आपने टेंशन ले लिया, आपकी पढ़ाई खराब हो गई, खत्म। किसी ने बोला नहीं मेरा एसएससी क्लियर हो गया, आपका आईएएस का एग्जाम छोड़ के आप एसएससी की तरफ भाग लिए। किसी ने बोला मेरा बैंक पीओ क्लियर हो गया, आप आईएएस छोड़ के बैंक पीओ की तरफ भाग लिए। किसी ने बोला अरे मेरा स्टेट पीएससी क्लियर हो गया, आपने वो छोड़ा, आप भाग लिए उसकी तरफ। नहीं, ये वाली चीज नहीं करना है। बैलेंस्ड, यूपीएससी में आए हो, कल को आंसर भी बैलेंस तरीके से लिखना होता है, इंटरव्यू में भी बैलेंस आंसर देना पड़ता है, सिस्टम में भी रहते हो ना, तो नेताओं के साथ आपको बैलेंस तरीके से चलना होता है। अगेंस्ट आना, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाते हैं। मेरा एक सोल्यूशन अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे ना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। अभी सर्विस में मैं जाने का मौका मिलेगा तो चीजें मुझे करनी है, बट अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे सेलेक्ट होंगे तो मेरा ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट ये देखिए, ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं जो नेताओं के सामने झुक गए, है ना। कल एक बच्चे का कमेंट भी था कि सर ये ऐसी चीजें नहीं हो पाते हैं, नेता कुछ नहीं कर देते। देखो नेगेटिव चीजों को ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस तरह के कमेंट मत करिया करिए, ठीक है। मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है ना, जो इस चैनल से पढ़ेंगे या जिनको थोड़ा बहुत भी मैं गाइड कर पाया हूँ, वो ऐसे नहीं होंगे। समझो मेरी बात को, क्यों मैं कह रहा हूँ। देखो, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देखो, अब ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपने सुने हैं जो नेताओं के सामने झुक गए, ऐसे भी एग्जाम्पल आपने सुने हैं जो नेताओं के सामने तन कर खड़े हो गए, है ना, जिन्होंने बिल्कुल अगेंस्ट कर दी चीजें। ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम है, मैं दोनों ही चीजों को फॉलो नहीं करता, मुझे दोनों ही अच्छी नहीं लगती। आप कहेंगे सर दूसरे वाला, पहले वाला ना लगे दूसरे वाला क्यों? मैं इसलिए कहता हूँ, देखो एक चीज सोच के देखो, आपको पता है ना भारत में लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम से ही चीजें चलेंगी। और वो जो नेता हैं जिनको आप कहते हो बहुत आप गलत बोलते हो, करप्शन करते हैं, ये करते हैं, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। जो गलत है वो गलत है, बट चीजें समझो, मेरा मेरा पॉइंट समझो। अगर मेरा पॉइंट समझ गए ना यहाँ से, तो लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगी। वो लोग सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। नेता जो लोग हैं वो सिस्टम का हिस्सा है, जो राजनेता हैं, पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड है, तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिस्टम आए हैं वो लोग, अब वो लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। अब आप अगर उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, उन्होंने मान लीजिए अपना पूरा जो, फिर उनका ईगो कहीं ना कहीं पर हर्ट होता है, वो आपका ट्रांसफर करा देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं रियलिटी में, मैंने देखी हैं लाइफ में, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन जो हैं वो ऑफिसर हैं। मैंने उन चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है। और छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े अधिकारी के स्तर पर भी देखा है कि लोगों ने दिक्कत की है, राजनेताओं ने, अगर उनका ईगो हर्ट हुआ है तो उन्होंने ट्रांसफर करवाया है। तो जब वो आप उनके साथ मान लीजिए पूरा एक्सट्रीम लेवल पर आते हो, तो वो सिस्टम में आपको दिक्कत करेंगे, तो फिर सर्विस कैसे कर पाओगे? और जो चीजें सोच के गए थे वो कर पाओगे क्या? तो इससे बेटर क्या होता है, बैलेंस बना के चलो ना। कोशिश करो, आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप किसी को समझा सको। जरूरी थोड़ी है हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो ईगो में लेकर ही करना है, या बिल्कुल इस तरह से लड़ाई के फॉर्म में लाकर ही करना है, या अपनी पावर दिखाकर ही करना है। क्यों? एक समझाने का, एक ना एक वर्ड आता है यूपीएससी का एथिक्स का जो पेपर है, उसमें परसुएशन एक वर्ड आता है, उसको धारणा बोलते हैं, धारण बोलते हैं उसको हिंदी में। इंग्लिश में समझो परसुएशन, किसी को परसुएट करना। परसुएट करना मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि कोई आपकी बात मान ले। तो वो बनो ना ये अधिकारी, कोशिश करो उनको समझाने की। नहीं समझे तो सिस्टम है, फॉलो करो, सीनियर की तरफ जाओ या कुछ ऐसा करो, वो बात की चीजें हैं, बट वो भी एक तरीके से, ईगो के फॉर्म में नहीं, पावर के फॉर्म में नहीं, गुरूर के फॉर्म में नहीं। अगर आपके अंदर पावर का गुरूर आ गया ना, तो समझ लीजिए आप मुझे नहीं लगता कि आप आईएएस ऑफिसर बनना डिजर्व भी करते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, इतनी वीडियोस के फॉर्म में दिख जाता है, उनके चलने का तरीका, उनका बैठना, उनका बात करने का तरीका दिखता है, गुरूर, पावर का गुरूर अंदर दिखता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, बाकी हर इंसान का अपना व्यू हो सकता है। मुझे लगता है देखो, वो लोग सिस्टम के साथ हमें बैलेंस बना के चलना है। तो बैलेंस अगर हमारे जीवन में अभी से रहेगा, ये संतुलन अगर अभी से रहेगा, आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी, कभी किसी के साथ लड़ाई भी नहीं होगी, और इंटरव्यू बहुत अच्छा देंगे। इवन जो हमारा ट्रेनिंग होती है उसमें हम बहुत अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, आने वाले 30 साल जो सर्विस के हैं ना, उसमें बहुत अच्छा वर्क करेंगे। देखो, हमें कोई ऐसी चीज, आईएएस बनकर आप गए, आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह कर दिया गया जहां पर आप सर्विस नहीं कर पा रहे, आप बहुत केपेबल थे, तो उसका क्या फायदा हुआ? सर्विस करने के लिए जाना है, सेवा करनी है, समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए कोशिश करनी है। कर नहीं पाओगे शायद कई जगह पे, सिस्टम ऐसा ही है, बट कोशिश तो करनी है ना, कुछ अच्छा करने की।
कोई योजना जो आपके स्कूल में या आपके कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रिक्ट में आके इम्प्लीमेंट हो रही है, मिड डे मील योजना है ना, आप आईएएस अधिकारी हो, उसमें तो थोड़ा सुधार कर सकते हो ना। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में, मेरे को कई बच्चे कहते हैं सर आप कहते हो कि आईएएस अधिकारी व्यापक पैमाने पर बदलाव ला सकता है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा, कोई भी बड़ा बदलाव है ना वो छोटे से ही शुरू होता है। कभी भी आप देखना, एक दिन में नहीं। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था ना, तो गिने चुने लोगों ने ही शुरू किया था, वो तो बाद में कारवा बन गया, है ना। तो शुरुआत ऐसी ही होती है। अगर आप मिड डे मील योजना है उसमें इंप्रूव कर लें, आप पीडीएस सिस्टम में सुधार कर लें, आप सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल में सुधार कर लें, उससे अच्छा और क्या चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना ये सरकारी बनने के बाद, बस उतना करना है और गुरूर से बचना है कि हमारे पास पावर है, हम दुनिया से अलग हो चुके हैं, ये गुरूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 10 मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, और भी चीजें हैं, बट काफी हद तक हम लोगों ने चीजों को होलिस्टिक तरीके से डिस्कस कर दिया है। डिटेल हो गई है वीडियो, बट कई बार क्या करें, चीजें बताना जरूरी हो जाती है। ठीक है, मेरी भी ऐसा नहीं होता है, मुझे तो और आसान है अगर मैं 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊं, बट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ से ये चीजें आपने क्लियर कर ली ना, ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई, तो हो सकता है आप में से पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे क्लियर कर ले जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।